अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मरकज़ निगाह हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ्द उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी तरफ वो हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और हुकूमत को बिकाऊ कह रहे हैं, लेकिन इसी हुकूमत के साथ मिलकर फिर सेनेट इलेक्शन लड़ने से इनकारी भी नहीं है। मौलाना साहब नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद के हामी नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही तब्दीली आए। पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत को जाली भी करार दे रहे हैं। सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। हुकूमत पूरे मुल्क में चाहे वफाक की हो विधानदी की है, चाहे सूबे की हो विधानदी की जी, असम्बलियाँ बिकी हैं, बाकायदा मनसब बिके हैं। अब मैं इस बिकाऊ हुकूमत के साथ का हिस्सा बनूं। अभी बिल्कुल इब्तिदाई मराहल की ये सूरत हाल है और क्या एडजस्टमेंट होती है सेनेट के इलेक्शन के लिए, अभी मैं इस पर कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मौलाना साहब कभी असेंबली को जाली कहते हैं, कभी हुकूमत को जाली कहते हैं, और हुकूमत कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है। जो हुकूमत की कारकर्दगी है उससे मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत गिराने की धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन फिर क्या सेनेट की नशस्त पर इसी हुकूमत के साथ एडजस्टमेंट भी करेंगे? ये एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है नाज़रीन, जिसका जवाब हमें चंद दिनों में ऑब्वियसली मिल जाएगा। कल पीपल्स पार्टी का वफ्द मौलाना के पास पहुंचा था, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की थी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, और वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार है। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में ज़्यादा नशस्तें हासिल करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सेनेट इलेक्शन के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का फैसला किया था। मौजूदा हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, अगर अपोजिशन के साथ मिलकर कोई मुश्तरका फ़ैसला करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर मैदान लगता है तो फिर जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। सेनेट इलेक्शन में गड़बड़ का इशारा JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मेरे प्रोग्राम में दे चुके हैं। ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, जिसकी जितनी उसकी उतनी हैसियत तस्लीम की जाए, एक दूसरे के बंदे ना तोड़े जाए। क्या इस बार भी उस पर अमल दरामद होगा, या फिर हम देखेंगे कि ये ऐवान जो है वो उसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग से भर जाए? देखें, वो एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हुआ था। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत थी और हमारा सेनेट का इलेक्शन आया था, तो हमने ये फ़ैसला किया था और हमने इस पर इनिशिएटिव लिया था। अब ये फ़ैसला होता है हुकूमत का। हुकूमत में जो बैठे हैं उन्होंने फ़ैसला करना है कि क्या करना है, और फिर अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला करना है। अगर हुकूमत और अपोजिशन बैठती है और अवाम में फ़ैसला करती है तो अच्छी बात है। अगर फिर मैदान लगता है तो फिर जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टी के मुताबिक जो है ना लोग वोट कास्ट करें। कोई एक आध मेंबर इधर उधर भी हो जाता है तो उससे भी जो है ना तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो ये इंजीनियरिंग भी जो है ना सेनेट में हुआ करती है, तो उसके ऊपर करेगा। मगर स्टिल जो है ना अभी तक भी इस तरह से फ्री हैंड नहीं है गवर्नमेंट को। मगर जो असल चीज़ें करने की, देखिए 26 अमेंडमेंट में भी जो है ना बहुत सारी शिकायतें सुनी थी कि PTI के बहुत सारे रुकन तोड़ लिए गए थे। तो गवर्नर साहब के मुताबिक तो मोहब्बत और जंग में सभी जायज़ है। एक और भी अहम मामला है नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी इजलास के हवाले से खबरें आ रही हैं कि बाज़ हुकूमती अरकान असम्बली ये इंकशाफ कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन के बाज़ उम्मीदवारों ने वोट लेने के लिए पैसों की ऑफ़र की है, जिस पर वज़ीर आला अली अमीन गद्दापुर ने अरकान असम्बली से रिपोर्ट मांग ली है। अगर ये दावे दुरुस्त हैं तो अफसोस के सियासी जमातों ने अभी तक कुछ नहीं सीखा। अच्छा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली सूबे को अल्लाह के हवाले करके पंजाब पहुँचे हुए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में तकरीबन तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला की क़यादत में काफ़िला लेकर लाहौर में मौजूद हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये अरकान 26 मुअत्तल अरकान से इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे हैं। लेकिन वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ हुकूमत पंजाब पर दबाव डालना चाहती है, और आज ही पंजाब और KP अरकान असम्बली मिलकर एहतजाजी हिकमत अमली पर भी बात करेंगे। मुअत्तल अरकान के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत का आगाज़ भी हो चुका है। मुमकिन है कि स्पीकर अपना रेफरेंस वापस भी ले लें। आखिर में ज़रा वज़ीर आज़म साहब की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने एक बार फिर इस बात की वजाहत दी है कि सदर मुमलिकत कहीं नहीं जा रहे हैं और न ही फील्ड मार्शल की सदर बनने की ख्वाहिश है।
ऐसी तमाम खबरें जाली हैं। तो सवाल ये है कि क्या मोहसिन नकवी साहब की जो वजाहत आई थी वो काफ़ी नहीं थी कि वज़ीर आज़म खुद भी इस मामले पर वजाहत देनी पड़ गई। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हाफिज़ हमदुल्ला साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और शेख इम्तियाज़ महमूद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और JUIF को रिप्रेजेंट करते हैं। हाफिज़ साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि मैंने प्रोग्राम का आगाज़ भी मौलाना साहब की गुफ्तगू से ही किया। मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही तब्दीली की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर PTI बेहतरी चाहती है तो तब्दीली अंदर से ही लेकर आए, यानी गंडापुर साहब को हटाकर किसी और को वज़ीर आला लाया जाए। क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है और इस पर PTI को कायल करने की कोशिश की जा रही है JUIF की तरफ से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, बात बुनियादी तौर पर तो मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस टॉक से जो सवालात पैदा हुए हैं उसी तनाजुर में आपका सवाल है। लिहाजा मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मौलाना साहब ने जो कहा कि PTI की अंदर से अगर तब्दीली हो तो हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये भी उन्होंने इंदिया दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम बज़ात ख़ुद या दीगर अपोजिशन जमातों से मिल के तब्दीली के लिए कोशां नहीं है, क्योंकि सुबह मुतहमिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर PTI की अंदर में से उनकी सफ़ों में से तब्दीली आएगी तो जमीयत उलमा इस्लाम इससे रोगर्दानी नहीं करेगी, यानी होना चाहिए। इसका मकसद यही था। वो ये कि मौलाना साहब ने इस जुमले से सयाक और सबाक में जो बातें की वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी, उनकी नाकामी, बिलखुसूस करप्शन के हवाले से, लेकिन आपने मुझे डॉक्टर का खिताब दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। दूसरा मुझे बताइए, वज़ीर आला की फिर तब्दीली की ख्वाहिशमंद क्यों है? अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की क्यों बात करते हैं? मैं चलो डॉक्टर नहीं है, हाफिज़ा तो है ना, हाफिज़ा तो है, बता दें। हाफिज़ा तो है, कुरान की हाफिज़ा तो है, इतना तो मुझे मालूम है। तो चले हाफिज़ा समझे। तो बात यह है कि मौलाना साहब ने कहा कि हमें अगर PTI के अंदर से तब्दीली हो, किस लिए कि 14 महीने की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की जो सूरत हाल है, कल बाजवड़ में मौलाना खानज़ेब को शहीद किया गया और बाजवड़ में सैकड़ों लोग शहीद हुए। सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के सैकड़ों लोग हैं, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में, वज़ीरिस्तान में, एजेंसीज़ में, सटल एरिया में आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए। करप्शन के दास्तानें आप सुन रहे हैं। तो मौलाना साहब ने इस तनाजुर में कहा कि अगर PTI के अंदर में से तब्दीली आएगी तो ठीक है, क्योंकि PTI की अक्सरियत है वहाँ, हम हुकूमत के मूड में नहीं है। तो ये मौलाना साहब ने बात की, ये तो एक हकीकत है। ठीक, सही। अब नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली के ख्वाहिशमंद है, लेकिन अपोजिशन लीडर जो कि डॉक्टर इबाद हैं वो कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का इंदिया उनकी तरफ से दिया जा रहा है, और जो वो बात कर रहे हैं वो आपकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप वो इस बात को मुस्तरद करती रही है। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का नज़रिया है और वो जिस तरह से चलाते हैं पार्टी को, वो चला रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो काम गंडापुर कर रहा है ना, उसको वो जो PTI के अपने लोग हैं, वो तो आप लोग को पता होगा कि इमरान खान ने कहा फ़लाँ बंदे को वज़ीर लगा दो, तो गंडापुर ने कहा जी मैं इसको वज़ीर नहीं लगाता। मैं उनके अंदर खुद है, और वो तब्दीली अगर खुद चाह रही है PTI तो सारी तब्दील हो चुकी है। इमरान खान तो ये समझता है कि जितने लोग बाहर हैं वो तो मेरी बात सुनते नहीं, मानते नहीं, लेकिन ये तब्दीली आनी है। ये PTI वाले खुद आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है। वो गंडापुर को पसंद नहीं करते, वो गंडापुर पे एतमाद नहीं करते, क्योंकि जब आपने देखा होगा एक इधर ही है, जब इस्लामाबाद आए थे 26 नवंबर को, तो इन्होंने रेड जोन में जाने की कोशिश की, तो गंडापुर कहता है, मैं तो कहता हूँ यार 1 मिनट में ज़रा पानी पी लो, कहते हैं नहीं तुमने जाना नहीं, तुम भाग जाओगे। तो अंदर तब्दीली आ रही है, ये तो सारी अच्छी बात है, ये जाएगा गंडापुर। बाकी जो PTI के लोग हैं वो खुद
जो है ना वो इस हालात में चले गए हैं कि उनको पता है कि जो हम इधर बाहर जो बैठे हुए लोग जितने हैं पीटीआई के, वो चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे, हम बैठे हैं बाहर, ठीक है। तो तहरीक-ए-एतमाद आ रही है नहीं आ रही सर? ऑपोजिशन लीडर जो कह रहे हैं, देखे तहरीक-ए-एतमाद अगर देखे, अगर एक जमहूरी तरीका है, अगर उस पे लोग अगर उनके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आएगी तो ज़रूर आ जाए, लेकिन मुझे ये यकीन है कि उससे पहले खुद ही गंडापुर को इमरान खान आपस में ये लड़ के तो इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो वज़ीर आला रहे। तब्दीली आनी है और गंडापुर के खिलाफ अगर तहरीक-ए-एतमाद आएगी तो वो मेरा ख्याल है कि जमहूरी तरीका है, उस पर किसी को इतराज़ नहीं होगा। चलिए, तहरीक-ए-एतमाद जब आएगी वो आएगी। बट साहब, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही सुबह पंजाब में आई ना, लाहौर पहुँचे वज़ीर आला के साथ उनकी कैबिनेट के लोग, शादरा में कुछ लोग मौजूद थे जो उनको वेलकम कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि वो वहाँ से पहुँचे, यहाँ से पुलिस भी पहुँची, गिरफ्तारियाँ भी फिर वहाँ पर हो रही हैं। ना वो एहतजाज कर रहे हैं सर, ना वो किसी किस्म का सियासी जलसा कर रहे हैं। फिर इतना खौफ किस बात का, फिर किस बात की गिरफ्तारियाँ सर? नहीं, देखें आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि ये कोई जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं करते, ये गैर जमहूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि हुकूमत में जो जब भी ये इन्होंने कोई एहतजाज की कॉल दी तो क्या हुआ, इन्होंने पुलिस वालों को जख्मी किया, इन्होंने रेंजर्स शहीद किए, इनके साथ गैर मुल्की पकड़ गए। अगर लेकिन सर अगर कुछ किया ही नहीं जा रहा, अगर वो आए हैं ज़ारे यकजहती के लिए या एहतजाज के लिए, वो तो पाकिस्तान में सबका जमहूरी हक है, बगैर कोई कानून तोड़े ही गिरफ्तारियां अमल में ले आए सर पेशगी तौर पर? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर वो आ रहे हैं, उनको लाहौर जाना है तो उसमें तो किसी को इतराज़ ना, उनको रोका जाएगा। अगर उनके प्लानिंग क्या है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई MNA या MPA या जा रहे हैं अपोजिशन से मिलने, अपनी इनकी जमात के लोग हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि रोका जाएगा, ना गिरफ्तारी होगी। अगर उनके कोई अज़ाइम ऐसे हैं तो वो भी आपके सामने आ जाएंगे। अगर गिरफ्तारी होगी उसका कोई तरीका नहीं। तो क्या हुकूमत के पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि वहाँ से जो कैबिनेट उठ के आ रही है, एक सूबे में दूसरे सूबे की जो हुकूमत उठ के आ रही है बाकायदा तौर पर, वो किसी प्लानिंग के तहत आ रही है? देखे ना, मैं ये फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये आपको सामने चीज़ नज़र आएगी। अभी आपके देखें, अभी स्पीकर साहब की और जो वो एक टीम बनी है हुकूमत की और अपोजिशन की, वो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये भी अगर एक जाएंगे वहाँ जाके अपोजिशन जो इनकी जमात है PTI उससे मिलेंगे, उसमें मिलने में किसी को इतराज़ नहीं होगा, जाने में भी कोई इतराज़ नहीं है। अगर उनका कोई मनसूबा है इस तरह का, जो आपको पता है हमेशा हुआ है PTI का, जो ये इनका तरीक़ाकार है, अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपके सामने आ जाए कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक, शेख इम्तियाज़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अगर वो साथ मौजूद हैं तो उनसे भी फिर इस मामले पर बात करते हैं। शेख साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक। हाफिज साहब, आप इस सारे मामले को सर किस तरह से देख रहे हैं? जो नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि KPK से जो हुकूमत उठकर आई है उनकी प्लानिंग अभी सामने आ जाएगी, तो सर क्योंकि आप भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत कर रहे होते तो आपके इल्म में है क्या कोई प्लानिंग, वाकई प्लानिंग करके आ रहे थे जो पेशगी तौर पर उन्हें हिरासत पे ले लिया गया? देखिए किरण, बात यह है कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत का वहाँ पंजाब और लाहौर में जाना, ये तो तहरीक इंसाफ का अपना फ़ैसला है कि उनकी सफ़ अव्वल की क़ियादत सारे वहाँ लाहौर पहुँच गए। वो किस मकसद के लिए, कहने के हद तक तो कहा जाता है कि वो अपने मुअत्तल अराकीन के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पहुँचे हैं। तो ये तो उनका अपना फ़ैसला है। अब इसकी रद्द-ए-अमल में हुकूमत जो कुछ कर रही है कि उनकी गिरफ़्तारियाँ या उनके दोस्तों, हमदर्दों, उनके वोटरों और पार्टी के अराकीन की गिरफ़्तारियाँ, क्योंकि यहाँ न कोई एहतजाज हो रहा है, न कोई जलसा है, न कोई मार्च है, न कोई तशद्दुद है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को तदब्बुर और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। ये गिरफ़्तारियाँ मेरे ख्याल में जमहूरियत की और आइन के मुनाफी है। और वो हुकूमत से जिसकी कारकर्दगी से मौलाना साहब मुतमईन नहीं है हाफिज साहब,
और 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले वो ये भी कह चुके हैं, इस बात का भी इंदिया दे चुके हैं कि जैसे PTI की हुकूमत गिराई गई थी वैसे ही इस हुकूमत को भी गिरा सकते हैं। फिर इससे पहले मुझे याद है कि आप लोग ईद के बाद कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज वगैरह के लिए भी निकल रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात होती है, PMLN से भी मुलाकात होती है और सेनेट में मिलकर लड़ने का इंदिया भी दिया जा रहा है। यानी कि ये एडजस्टमेंट वाले मामले पर उसी बिकाऊ हुकूमत के साथ मामलात एडजस्ट हो सकते हैं, ये इसकी विंडो मौजूद है। नहीं, बात यह है जब आप एक तरफ असम्बली में है, असम्बली के अरकान हैं आप, और मौलाना साहब के पास जो पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में मौजूद है उसकी एक स्ट्रेंथ है, एक तादाद है, तो PMLN भी उनकी क़ियादत मौलाना साहब के पास आए हैं इसी पेशावर में शायद सीनेट इलेक्शन के बारे में, पीपल्स पार्टी भी आई है। तो जब आप असम्बली के अंदर आपके अरकान मौजूद हो, पीपल्स पार्टी के अरकान भी मौजूद हो, उस पार्टी की एक वजूद हो और PMLN की भी वजूद हो, ANP की भी वजूद हो, अगर ये अपोजिशन जमातें एक बिल, एक कानून साजी पर उनकी इकट्ठ हो सकती है, जैसे कि आपको याद होगा कि 1-2 महीने पहले माइंस एंड मिनरल्स पर एक एक्ट आना था, तो ये सारी पार्टियां इकट्ठे हो कि सर पेरस जमीयत उलमा इस्लाम उनका रास्ता रोका गया। तो अगर आज सीनेट का इलेक्शन हो रहा है और इस सिलसिले में पार्टियों का आपस में इब्तिदाई आगाज़ हो चुका है, बाकी क्या फ़ैसले हुए आज मौलाना साहब ने भी कहा कि अभी सिर्फ आगाज़ है, इब्तिदा है, अभी तक कोई फैसला नहीं है, आगे देखते हैं कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसकी शक्ल क्या होगी, अगर नहीं तो उसकी शक्ल क्या होगी। है कि आप बगैर किसी इत्तेहाद के सेनेट इलेक्शन की तरफ चले जाएं सर, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बगैर? सर क्यों नहीं जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे हम इलेक्शन हर सूरत में, ख्वाह इत्तेहाद की शक्ल में हो या तन्हाइश की शक्ल में हो, हर सूरत में हम सीनेट इलेक्शन में जाएंगे और हमारे लोग खड़े, हमारे कैंडिडेट वहाँ खड़े, नॉमिनेशन हुई है उसका और उसके नॉमिनेशन फार्म जमा हो चुके हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं जाएंगे जब आप असम्बली में बैठें। इसीलिए तो ये हमारा एक हथियार है, पार्लियामेंट एक हथियार है जो हम हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस नतीजे में मेरे एक सेनेटर या 2 सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं और ऐवान बाला में वो आ जाते हैं, तो इसी हथियार को तो मैं हर जुल्म के ख़िलाफ़, हुकूमत के हर नाजायज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्या इस हथियार को मैं हाथ से रहने दूँ, जाने दूँ? सर जिनके ऊपर हथियार चलाना है उन्हीं से वो हथियार लेंगे जिनको आप नाजायज़ और बिकाऊ हुकूमत कहते हैं। ये भी कमाल है हाफिज़ साहब। वैसे मुझे फरमाइए कि मौलाना साहब आज कह चुके हैं, आती हूँ मैं, हाफिज़ साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा। जी 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 ठीक है, फरमाइए। बट साहब ये फरमाइए, जैसे कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये अभी मीटिंग्स हो रही हैं, वो PMLN के साथ मीटिंग हो रही हो या पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग हो रही हो, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों ने तो ये इंप्रेशन दिया कि मौलाना आपके साथ ही मिलकर इलेक्शन में जाएंगे, सेनेट इलेक्शन में। सर इत्तेहाद बनाएंगे? देखें इलेक्शन से पहले ना एक जमहूरी तरीका का, जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो अपोजिशन को भी हम साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। मौलाना साहब अपोजिशन में थे, हम उनके पास भी गए, उन्होंने हमें कहा कि अभी रुक जाए, मैं बाकी जमातें जो अपोजिशन उनसे हम महीना रुक गए, बातें चलती रही। उन्होंने अपनी टीम पहले दे दी कि ये टीम शामिल होगी जब 26वीं तरमीम होगी, तो उसके बाद वो नहीं आए, 26वीं तरमीम हो गई, एक जमहूरी तरीका तो हो गया। अगर अभी वो मिल के कोशिश हो रही है तो ये एक जमहूरी तरीका है, इस पे तो आपको मेरा ख्याल है खुश होना चाहिए हमें भी कि हम जमहूरी तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि हर जमात को अगर उनकी सीट है वो कोशिश करते हैं कि मेरे 2 सेनेटर बन जाए, एक जमात करती है मेरे 3 बन जाए, तो अगर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ये अच्छी बात है। ये वो वक्त नहीं आना चाहिए कि फिर पता चले फलां ने इतने पैसे ले लिए, फलां ने इतने पैसे ले लिए। उससे बेहतर है कि जमहूरी तरीके से एक दूसरे की बात सुन के, अगर उनकी एक सीट है, उनकी 2 सीटें हैं, किसी की कोशिश करते हैं कि जिसकी एक है वो 2 ले ले, तो ये तरीका अच्छा है, मेरा ख्याल है इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक, शेख इम्तियाज़ महमूद साहब भी मुझे ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ आपकी। सर ये बताइए, अभी हम इससे पहले डिबेट कर चुके हैं, यहाँ पर बात हो रही है, आप बताइए सर, ये जो आपका काफ़िला आया है वज़ीर आला के साथ, पूरी कैबिनेट आई है, सूबाई हुकूमत पूरी आई है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इजहार यकजहती है उन अरकान के साथ जिन्हें मुअत्तल किया गया है, या फिर ये हुकूमत पर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है, क्या है सर ये?
नहीं, इसका 26 के साथ कोई तल्लक नहीं था। इसमें हमारी जो 3 पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं, नेशनल असेंबली की, केपीके असेंबली की और पंजाब असेंबली की, इन तीनों का एक मुश्तरका इजलास था। पहले सुबह नाश्ते पे वहाँ पे हुआ केपीके में हाउस में इस्लामाबाद में, और फिर हम काफिले के साथ जीटी रोड के साथ आए। एक खान साहब के लिए सॉलिडेरिटी थी, और जो हमारी तहरीक का आगाज का हमने वादा किया हुआ था शुरा के बाद, उसकी एक शुरुआत थी। और अभी मैं जो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर फिर मीटिंग थी, दूसरे साथियों ने भी हमें ज्वाइन किया, जो हमारे फार्म 47 वाले जो जीते हुए थे उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया। तो मुश्तरका एक लाए अमल तैयार करना था, और वो लाए अमल इंशाल्लाह तैयार हो गया। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडरशिप जो है उसका ब्रीफिंग देगी। और सर ये जो आप लोगों की पार्टी की तरफ से बात हो रही थी कि आशूरा के बाद बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज़ करेंगे और वो 5 तारीख को पीक पर चला जाएगा, तो आज से क्या तहरीक का आगाज़ हो गया, या फिर आज ये फैसला हो रहा है कि तहरीक का आगाज़ किस तरह से होगा? आगाज़ इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी ने मिलकर किया है, और जो हमने जीटी रोड से हम आए हैं वो आगाज़ ही है। ये एक होता है टेम्पो बनाने का। अब हमारी जो बाकी पार्टीज हैं, जो तंजीमी इजलास हैं या तंजीमी डोर टू डोर है, वो सारी चीज़ों का ऐलान कल से कर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा तहरीक का अनोखा अंदाज देखेंगे। इसमें हम अपने अपने शहरों में ही तहरीक चलाएंगे, जिसका जो है लाया अमल सुबह मिनिस्टर गौहर साहब और अली मीर गंडापुर और आलिया हमजा साहब और सारे वो मिल के देंगे सुबह जी। अच्छा शेख साहब, क्योंकि आप पीटीआई पंजाब के लाहौर के सदर हैं, और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है वो पंजाब की क़यादत पर होता है, लाहौर की क़यादत पर होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि जब जलसे जुलूस होते हैं, एहतजाज होते हैं, तो उसमें पंजाब नहीं निकलता, पीटीआई के लाहौर सेक्टर, लाहौर चैप्टर नहीं निकलता। तो आप अपने बारे में बताएं, आप क्या प्रिपरेशन इस बार कर रहे हैं जो मुख्तलिफ होगा, और इस क्रिटिसिज्म से बच सकेंगे आप? देखिए, क्रिटिसिज्म तो मेरा ख्याल है हर चीज़ पे की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3.25 साल से मुसलसल तहरीक में है। ये जब 2022 में हमारी हुकूमत को टॉपल किया गया था अप्रैल में, उसके बाद से आज तक हमने कई जलसे किए। लाहौर की अगर बात करें तो 52 टाइम्स हमने लिबर्टी को भरा। उसके अलावा यहाँ से एक लॉन्ग मार्च भी चला, 25 को भी एक चला, एक खान साहब की क़यादत में भी चला, जिसमें खास तौर को जो है वो शहीद करने की कोशिश की गई। सर रिसेंट पास्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, या ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से होती है, मैं आपके मुखालिफिन की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी कल से क्या किस तरह की प्रिपरेशन है, क्या करने जा रहे हैं कल से आप? अच्छा देखें, जो हमारा वर्कर है ना, वो खान साहब के साथ बहुत अटैच है, नंबर 1 का, और उनको शायद इस तरह पता है कि किस किस्म की फसाइयत का सामना है पंजाब में भी, और बाकी है बड़ी नपी तुली किस्म की एक तहरीक जो है वो डिज़ाइन की गई है। वो जैसे कि आज भी जब हम इस्लामाबाद से निकले तो बहुत कम लोगों को जो था वो पता था, लेकिन हमारा मकसद था कि वर्कर को तगड़ा करना और वर्कर को बताना कि जो खौफ के बुत हैं वो तोड़ दें, और इंशाल्लाह ताला अगले जो 1-2 महीने हैं उसमें हम भरपूर तहरीक चलाएंगे। और जी अच्छा सर मुझे बताइए, जो इस एहतजाज के हवाले से आप लोगों की प्लानिंग शेख साहब सामने आ रही थी, उसके मुताबिक तो ये था कि अब आप लोगों का टारगेट इस्लामाबाद नहीं होगा, अब आप लोग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, मुख्तलिफ बातें हो रही थी, लेकिन स्पेसिफिक इसमें यह था कि इस्लामाबाद को टारगेट नहीं करेंगे, इस्लामाबाद आपका हदफ नहीं होगा। आज भी उसी फैसले पर बरकरार हैं कि इस बार इस्लामाबाद हदफ नहीं होगा, या कुछ तब्दीली आ गई है? नहीं, देखे हम अपने वर्कर को दोबारा से गोलियों के आगे नहीं करना चाहते, ठीक है। हमने हर शहर में अलग अलग तरीके से तहरीक को डिज़ाइन किया, और वहाँ की जो डिमांड है उसके मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया है। मैंने जैसा कि कहा कि दौर का सदन हो, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लीडरशिप खुद ये ऐलान करे। सुबह 11:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, उसका इन्विटेशन भी सबको भेज दिया हुआ है। सुबह
सुबह इंशाल्लाह इसका ठीक पूरा ऐलान किया जाएगा, लाए अमल देंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहब साथ मौजूद थे नासिर भट्ट साहब और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, मेरे इंतहाई मौज़ज़ मेहमान। अहम गुफ्तगू हो रही थी सेनेट इलेक्शन में किस तरह से ये पार्टीज़ जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या करने जा रही है, इस पर बात हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से ही क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं PTI के पास भी और मरकज़ के पास भी, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। सेनेट इलेक्शंस जो कि मखसूस नशस्तों की वजह से रुके हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, अब फाइनली वो 21 जुलाई को होने जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा अब मसला बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ इत्तलात आ रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि जो मखसूस नशस्तों पर जिन अरकान के हलफ लेने हैं, स्पीकर साहब उनका हलफ नहीं ले रहे हैं, वो इजलास नहीं बुला रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर अरकान हलफ नहीं लेते हैं तो क्या कोरम पूरा ना होने के बाइस एक बार फिर सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में जो हो ही नहीं रहे थे अब हो रहे हैं, क्या वो खटाई में पड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और फिर इसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस भी अदालत में जा रही हैं और पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कहें कि वो स्पीकर को कहें कि किसी को नामजद करें कि हलफ लिया जाए। अब लेट्स सी कि मामला आगे कैसे बढ़ता है, लेकिन कानून इस पर क्या कहता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कंवर साहब, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए सर कि जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तलात आ रही हैं कि स्पीकर साहब हलफ नहीं ले रहे हैं उनका जो मखसूस नशस्तों पर आने वाले अरकान हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसी खबर के मुताबिक कि स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इजलास बुला सकें। यही कहता है कानून सर? देखिए, ये बहुत एक साल से ये जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला चल रहा है, और बदकिस्मती है कि हमारे आइनी और कानूनी बुरहान होने की वजह से KP में सूबाई असम्बली में 11 नशिस्तें सेनेट की खाली हैं, जिसका मतलब ये है बादी नज़र में कि हमारा अब ये हाउस जो है सेनेट का वो भी नामुकम्मल है। अब ये सामने सूरत ये पैदा हो रही है, स्पीकर की सवाबदीदी इख्तियारात हैं ये वो इजलास तलब करते हैं कि नहीं करते, उनके अपने सियासी मामलात हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपने स्पीकर को हदायत जारी करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है कि जो अगर रूलिंग दे रहे स्पीकर तो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इन हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी दो राह पे खड़ा है। अब इलेक्शन के पाकिस्तान को हदायत जारी तो करेगा कि आप इजलास तलब करें, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के हकामात को नज़रअंदाज कर देंगे, और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं हैं कि वो सूबाई असम्बली के स्पीकर को दबाव डालें या उसको किसी तरीके से आप ऑनलाइन लेके आएँ। लेकिन इन हालात को देखते हुए कुछ सियासी तौर पर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब गवर्नर के पास भी इख्तियारात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से को सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर सकें, लेकिन अब इन हालात और कंवर साहब, क्या ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास कि अगर उनके पास कोई एप्लीकेशन आती है कि वो चीफ जस्टिस को कहें कि वो कोई शख्स नामजद करें कि जो कि हलफ ले सकें, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई ख़त लिख सकता है? और ख़त लिखने के बाद क्या चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस पर एक्शन लें, तो क्या वो नामजद कर सकते हैं किसी पर्सन को कि वो फिर हलफ ले लें अगर स्पीकर साहब नहीं इजलास बुला रहे हैं, हलफ नहीं ले रहे हैं? तो ये माजी में भी होता रहा है। माजी में भी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा हदायत जारी की थी स्पीकर सूबाई असम्बली को, तो लेकिन उसने नज़रअंदाज किया। अब भी वो अगर पहली बात तो ये कि अगर वो आर्डर इलेक्शन कमीशन खत नहीं लिखेगा, बल्कि अपने हालात को देखते हुए वो स्पीकर को हुक्म जारी करेगा, स्पीकर को हुक्म जारी करेगा कि आप इजलास तलब करें। अब अगर स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन के हकामात को नज़रअंदाज कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो इजलास बुलाने के लिए दबाव डाल सकें। तो लिहाजा वो अपना नोटिफिकेशन जो है, जो उन्होंने शेड्यूल जारी किया है, तो उसको वो फार्दी टाइम वापस ले लेंगे, मौखर कर देंगे, डेफर कर देंगे, और ये इलेक्शन नहीं हो सकेगा। सर ये भी फरमाइए जी, एग्जैक्टली मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, इलेक्शन शेड्यूल ही मौखर हो जाएगा अगर सादा इसको कर लेते हैं ताकि सुनने वालों को भी समझ आए कि अगर 21 जुलाई को, क्योंकि इलेक्शन की डेट मुख्तस हुई हुई है, अगर उससे पहले ये हलफ नहीं होता है तो इलेक्शन शेड्यूल ही मौखर हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं इलेक्शन हो ही नहीं सकता जब तक हाउसफुल ना हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अब अगर इलेक्शन कमीशन महसूस देख रहा है कि अभी हलफ नहीं हुआ, जब ख्वातीन का जो हलफ ही नहीं लिया जाएगा तो वो सेनेट में हिस्सा कैसे लेंगे? जो हलफ नहीं लिया जाएगा, इजलास तलब नहीं किया जाएगा, तो ज़ाहिर है कि फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपने हकामात को फार्दी टाइम में मौखर करने पड़ेंगे।
ठीक। अब कंवर साहब, आपसे पहले भी इस हवाले से बात हो चुकी है, मैं दोबारा आपसे ये बात करना चाहती हूँ। जो पंजाब में हुआ, स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को अरकान की मुअत्तली के लिए रेफरेंस भेजा। कुछ अरकान की, कुछ लोगों की, कुछ तज्जियाकारों की राय ये भी है कि स्पीकर के पास ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं होता जब तक उनके पास बाज़ाब्ता तौर पर कोई शिकायत ना आए या जो पार्लिमानी लीडर है वो उनसे इस बात की रिक्वेस्ट ना करे कि इनके खिलाफ रेफरेंस किया जाए, तब तक स्पीकर ये नहीं कर सकते। तो आप ज़रा वजाहत कीजिएगा, स्पीकर ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, स्पीकर जो सूबाई असम्बली पंजाब के जो मलिक अहमद खान जो हैं, उनकी मुलाकात तो हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ पिछले हफ्ते, लेकिन उन्होंने अपने मसाइल बताए हैं कि जनाब अपोजिशन जो है वो लीडर ऑफ द हाउस की तकरीर के दौरान हंगामा राई करती है, गाली गलौच निकालती है। तो हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं कि हम आइंदा के लिए इसका कोई तदारक कर सके या अजाला कर सके। लेकिन अब मैं ये बताऊं, ये बाकायदा खबर है, बल्कि हकीकत है, ये मुझे पता है कि स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली ने किसी किस्म का भी रेफरेंस अभी इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया। लेकिन चूंकि आइन और कानून खामोश हैं तो ज़ाहिर है कि वो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं भिजवाएंगे। तो वो अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आइंदा को रास्ता निकालें, हंगामा राई ना करें। कोई रेफरेंस नहीं गया, और रेफरेंस चला भी जाएगा, रेफरेंस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कि वो मलिक अहमद खान बड़े कानून साज आदमी हैं, वो समझते हैं कि मेरे उसकी रेफरेंस भेजने से जगह सही होगी, तो वो रेफरेंस नहीं भेजेंगे। वो बाकायदा वो कन्विंस कर रहे हैं तो कोई ऐसा कोई रास्ता निकालें कि आइंदा हंगामा राई ना हो। सर, ये जो स्पीकर की इलेक्शन कमीशन से जब मुलाकात हुई थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी फिर? नहीं, वो तो आम मुलाकात होती है ना, स्पीकर साहब हो या कोई भी हो, उनके चीफ इलेक्शन कमीशन के तो दरवाजे सब के लिए खुले हैं। अब उन्होंने जाके सारी सूरत हाल बताई है कि जनाब ये सूरत हाल है, आइन और कानून के बारे में हमें क्या करना चाहिए ताकि हंगामा राई ना पैदा हो। तो हमारी तजवीज़ ये है, जैसे आज मेरे कॉलम में लिखा हुआ है, कि जनाब इसको कानून साजी कर लें और आइन के आर्टिकल 63(1) में और सर फिर क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही ब्रीफ किया है स्पीकर साहब को कि ये रेफरेंस बनता नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, इसी वजह से फिर ये रेफरेंस जाहिर ही नहीं हुआ? बात भी कही होगी, ये बात तो फरमा रही है कि उन्होंने कहा होगा कि आप रेफरेंस भिजवाएंगे तो हम इस पर अमल दरामद करने के लिए हमारी आइन और कानून तो खामोश है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी किस्म का रेफरेंस जो है वो नहीं गया है चीफ इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने यह भी हमसे पता चला है कि वो मलिक अहमद खान ने रेफरेंस के बारे में चीफ इलेक्शन कमीशन कोई बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि ऐसी क्या कानून साजी पिछले कई सारे दिनों से इस बात पर एक मखमसा रहा, एक शोर मचता रहा, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से कोई रेफरेंस ही नहीं किया इन अरकान के हवाले से जिनकी मुअत्तली की मुसलसल बात हो रही थी और जिनके बारे में यहाँ तक डिबेट हो रही है कि ये रेफरेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, मुअत्तली नाअहली हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आप कह रहे हैं कि ये पहुँचा ही नहीं, ये दायर ही नहीं हुआ रेफरेंस, क्योंकि टेक्निकली ये हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ज़रा चीनी के हवाले से बात करेंगे कि वो कैसे पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में कड़वाहट घोल रही है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। दुनिया भर में चीनी लोगों की ज़िंदगी में मिठास लाती है, लेकिन पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में ये हर साल कड़वाहट घोलती है। पिछली दो दहाइयों में मुल्क में कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी कि जिसके दौर में चीनी का बहरान पैदा ना हुआ हो। और इसकी जो वजह है वो गन्ने की कम काश्त नहीं होती, बल्कि इसकी वजह हुकूमती बद इंतज़ामी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और फिर बग़ैर प्लानिंग के बरामदात करना होती है। इस बार भी फिर कुछ ऐसे ही हुआ है। वज़ारत सनअत व पैदावार ने इक़्तिसादी राबता कमेटी को समरी भेजी है कि मुल्क में चीनी के वाफिर ज़ख़ायर मौजूद हैं, लिहाजा इजाफ़ी चीनी बरामद करने की मंजूरी दी जाए, जिस पर इक़्तिसादी राबता कमेटी की जानिब से 7 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई। इधर मंजूरी मिली, उधर शुगर मिल्स मालिकान ने फौरी तौर पर अपने गोदामों में रखी चीनी दीगर ममालिक को फ़रोख्त कर दी और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मुल्क में चीनी की कीमत को पर लग गए, एक बहरान पैदा हो गया और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के कई शहरों में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, 200 रुपये से ऊपर जा चुकी है। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक मिल मालिकान को चीनी बरामद करने से $411 मिलियन का फ़ायदा हुआ है।
इसी अखबार ने 25 मार्च को वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का बयान रिपोर्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क में चीनी का 65 लाख टन स्टॉक मौजूद है, जबकि जो चीनी की सालाना खपत है वो 63 लाख टन है। यानी मुल्क में जो चीनी के ज़खायर मौजूद हैं वो सालाना खपत से पूरे 2 लाख टन ज़ायद मौजूद हैं। बिजनेस रिकॉर्डर ने 15 अप्रैल को वफाकी वज़ीर राना तनवीर के कौमी असम्बली में जमा करवाए गए तहरीरी जवाब को रिपोर्ट किया, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया था कि सूबाई कैन कमिश्नर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल 2025 तक मुल्क में चीनी की मजमूई पैदावार का तखमीना 5.7 मिलियन मेट्रिक टन और ये ज़खायर मकामी खपत अगले 7 महीने यानी आइंदा नवंबर तक के लिए काफ़ी हैं। और इसके सिर्फ 2.5 महीने बाद 2 जुलाई को हुकूमत की जानिब से 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीनी दरामद करने की इजाज़त इसलिए दी गई ताकि मकामी मार्केट में मुनासिब सप्लाई और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही FBR की जानिब से चीनी की इम्पोर्ट सेल्स टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक जो चीनी दरामद की जाए उस पर सेल्स टैक्स 18% नहीं बल्कि 0.25% अदा किया जाए। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार पर अगर नज़र डालते हैं तो आज जो चीनी 200 रुपये किलो मिल रही है, पिछले हफ्ते इसकी कीमत 182 रुपये थी और पिछले साल इसकी कीमत 143 रुपये थी। यानी एक हफ्ते में चीनी तकरीबन 20 रुपये और चंद महीनों में इसकी कीमत में 60 रुपये का इजाफा हो गया है। हालांकि जब मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरें रिपोर्ट हुई तो वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए इस पर कमेटी तश्कील दी थी, तो वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने उन्हें यकीन दिलाया था कि किसी भी सूरत में चीनी की जो रिटेल कीमत है वो 164 रुपये किलो से तजावुज़ करने की इजाज़त देंगे ही नहीं, और अगर किसी ने चीनी की कीमत बढ़ाने की कोशिश की तो वफाकी हुकूमत सूबों के ताउन से सख्त कार्रवाई करेगी। अगर मुल्क में चीनी के इजाफी ज़खायर मौजूद थे तो फिर चीनी क्यों दरामद की जा रही है, क्यों चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं? क्योंकि हुकूमतें इसे काबू करने में नाकाम है। हर साल नाज़रीन ये सवाल ही रह जाते हैं और हर हुकूमत इनके जवाब जानने के बावजूद हमें सिर्फ़ और सिर्फ बेबसी की तस्वीर दिखाई देती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।